Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. Good रात्रि कह सकते हैं हम लोग, फिलहाल रात हो चुकी है। आइए शुरुआत करते हैं, बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर हम क्लासेस कर रहे हैं और आज मैं आप लोग के लिए आपका सोशल साइंस लेकर आई हूँ। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का पेपर है। सिलेबस ब्रॉड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इस बार तो लड़ाई झगड़े युद्ध आक्रमण छीना झपटी सब कुछ है, ठीक है, काफ़ी कुछ है। उनका छीना गया राज, वहाँ पर कब्जा किया गया, दबदबा बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। उससे संबंधित सारी बातें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को और बहुत सारी बातें भी करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होते रहें। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, सभी का यहाँ पर स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको बोर्ड के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारी न्यूज़ जो यहाँ नहीं शेयर होती वो वहाँ होगी। टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस चलती है, तो प्लीज़ आप सभी टाइम पर आने का प्रयास करिए। और मैं क्लास कंटिन्यूस कर रही हूँ तो आपको भी आना होगा और सीखना होगा हर एक पॉइंट को। चलिए शुरुआत करें और जाने इसमें क्या क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ हर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी मज़ेदार भी होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में हर एक बात बहुत क्लियर से आएगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि आपका पहला जो टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है वो है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। तो अगर बात होती है, कभी भी आपके दिमाग में आपसे पूछा जाता है या कुछ भी है कि इंडिया में जो फर्स्ट एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या था, कौन सा राज था, तो वो है मौर्य समाज। ठीक है, मौर्य समाज के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में ही सब कुछ है जो कि आपको बताना होगा। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं पहले उसी साम्राज्य की, जो है मौर्य साम्राज्य का इतिहास। क्या थी इनकी हिस्ट्री, क्या से हुआ, कहाँ से आया, क्या जन्म हुआ, कब तक रहे, कौन कौन था, क्या क्या चीज़ें हमें इनके बारे में पढ़नी है। ये जो क्लासेस है ये आपका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और कहने वाली हूँ कि ये क्लासेस आपकी कम से कम एटलीस्ट तो आपको 3-4 दिन, ज़्यादा में 4-5 दिन मिलने वाली है, क्योंकि है बहुत बड़ा। और ये एक ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री का जो हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस आपको लेकर आता है आपके पेपर में। 50 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी सारे मिलते हैं और आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट तो आते ही आते हैं। तो तैयार है जानने के लिए क्या हुआ था उस समय, क्या क्या चीज़ें थी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको मौर्यन एम्पायर से। देखिए दिख रहा है, एक छोटी सी इमेज मैंने ऐड की है यहाँ पर। तो ये मौर्यन एम्पायर के बारे में है। अब इनके बारे में एक एक चीज़ बहुत ध्यान से बारीकी के साथ पढ़ेंगे और नोट डाउन भी करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाएगा आपको एग्जाम में। लिखा हुआ है, क्लियर तो दिख रहा होगा और वॉइस भी मेरी क्लियर होगी। मौर्य समाज, मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ये जो एम्पायर था ना, ये एम्पायर आपका भारत के लिए, भारत में काफ़ी शक्तिशाली, पावरफुल था। स्टैब्लिशमेंट इसका काफ़ी अच्छा हुआ था। मौर्यन साम्राज्य में मौर्यन राजवंश ने 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 137 साल तक भारत में राज्य किया। ठीक है, कितना किया? अप्रॉक्स 137 ईयर्स तक इन्होंने राज्य किया है, जो कि 322 ईसा पूर्व से इनकी शुरुआत होती है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसकी स्टार्टिंग होने की, इनका आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनता है जो कि आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। जब इनका टाइम ड्यूरेशन था, इनकी चीज़ें थी, इनका पूरा शासनकाल का सब कुछ तब चल रहा था, तो भारत जो है ना वो काफ़ी विशाल, व्यापक, ब्रॉड एरिया में पूरा फैला था, कवरअप था, जिसमें वर्तमान अफ़गानिस्तान, जो अफ़गानिस्तान वो सब कुछ शामिल, पूरा एरिया उसमें आता था। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल, बहुत सारे और भी डिफरेंट एरियाज़ थे जो इसमें सम्मिलित थे। इसीलिए कहा गया कि काफ़ी विशाल क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ था उस समय। कोई ऐसे बाउंड्री जैसे लोकेटेड एरिया बिल्कुल भी उस समय फ़िलहाल के लिए नहीं बनी थी या नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनकी स्थापना की। जानते हैं क्या है? अब आइए इनकी स्थापना के बारे में जानते हैं। आपसे लिखने को ज़रूर आएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में अपनी टिप्पणी दीजिए, अपना अभिप्राय बताएं। एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, देखो अगर आप अभी पढ़ लोगे ना तो ये आपके टेट में आएगा। टेट में सोशल साइंस का पोर्शन जो इन्वायरमेंटल सेक्शन आता है ना उसमें आता है, तो हेल्प करेगा। तो एक पन दो काम होगा ना, प्रॉफिटेबल चाहिए। देखो ना कि कहाँ कहाँ पढ़ोगे, कहाँ कहाँ काम आएगा। ठीक है, तो बी साइलेंस होकर पहले एक बार पढ़ लो, फिर ढेर सारी बातें करना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में है कि इनके स्थापना का जो श्रेय है, किसने स्थापना की, संस्थापक कौन था, तो वो कहेंगे कि जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को और उनके गुरु कौटिल्य को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कौटिल्य को। यह साम्राज्य पूर्व में
मगध राज्य में, कहाँ पर? मगध राज्य में। राज्य का नाम नोटेड करिएगा। गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था। कहाँ से? गंगा नदी के मैदान से। आज जहाँ बिहार और बंगाल स्थित है वहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र थी। नोटेड डाउन। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की ओर इस साम्राज्य का विस्तार किया। एक पैराग्राफ, जब कभी भी आप पैराग्राफ पढ़ते तो मैंने 1000 टाइम आपको बोला कि पैराग्राफ पढ़ो तो क्वेश्चन निकालो, वरना फिर कुछ नहीं पढ़ा, बेकार ही गया टाइम। देखो, सबसे पहले स्थापना यहाँ पर देख सकते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो गुरु कौटिल्य थे, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी हम, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न कहाँ पर थी? मगध राज्य में। ये तीसरा। ऑब्जेक्टिव बने तो लिख लो, वेरी शॉर्ट बने तो लिख लो, काम बनना चाहिए अपना। और उसके बाद फिर राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो कि चौथा क्वेश्चन बना। उसके बाद पश्चिम की ओर विस्तार किया अपने राज्य का। दिशा के हिसाब से पूछे तो ये आपका 5वां बना और 322 ईसा पूर्व छठा बना। एक छोटा सा पैराग्राफ, 6 क्वेश्चन दिलाया, और क्या चाहिए आपको? कुछ और लेंगे आप मेरे से? कुछ एक्सेप्ट करते हैं? मैंने आपको सारे ऐसे ही पढ़ना। सेल्फ स्टडी जब भी करिए तो ऐसे ही पढ़िए ताकि ये चीज़ें आपको मिले, आप कर पाएँ। इस बार की जो नोट्स मैंने बनाई हुई है, आप एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए। मैं आपको दिखाया, मैंने पूरा डेमो में आपकी मैंने आपको इंग्लिश दिखाया और सब सारे क्वेश्चन जिस तरीके से दिए हैं, वैसे जो 50 नंबर के पेपर, इन्हें कई सारे क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव दिए हैं। हिंदी में मैंने सब बहुत क्वेश्चन दिए हैं, तो आपके लिए इस बार की नोट्स काफ़ी वैल्यूएबल और अच्छी होगी। मैंने टाइम देकर काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, तो वो आपके लिए बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया है। बुक मेरे पास भी रखी हुई ठाकुर पब्लिकेशन की, बट शायद ही कभी मैंने पढ़ाई के दौरान पलटी होगी तो पलटी होगी, नहीं तो मैंने आपके डीएलएड कोर्स को पढ़ाने के लिए उसको परचेज़ किया था, बट वो एज़ यूजुअल है। तो ये कहना चाहते हैं कि उसमें बहुत कुछ दिया है जो हम नहीं कवर अप कर पाते। हमें उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना है जो हमारे लिए काम आएंगी, जिसको हमको टिल एग्ज़ाम तक याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है मौर्य वंश से पहले मगध पर, उस एरिया का नाम ध्यान रखना, नंद वंश का शासन था। किसका था? नंद वंश का। तो ये ध्यान रखना है कि पहले मौर्य वंश नहीं था, मौर्य वंश बाद में आया, पहले वहाँ पर नंद वंश का शासन हुआ करता था। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिसका शासन नंद वंश के संस्थापक कौन था? नंद वंश का शासक धनानंद था। कभी कभी घननंद भी दिखता है, लेकिन धनानंद उसका नाम था। तो ये धनानंद का नाम जरूर याद रखना है। के हाथों में था। 325 ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत पर सिकंदर का शासन हुआ करता था। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था, तब एक ब्राह्मण मगध के शासक को साम्राज्य विस्तार में प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर आया, और ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि चाणक्य था। आपको इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन मिलेगा, तो इससे आपको ध्यान रखना है, ये जो 325 ईसा पूर्व में पूरा राज्य जो था पूर्वी उत्तर पूर्वी, वो सिकंदर के शासन में था, वो ध्यान रखना है। और नंद वंश के पहले नंद वंश था, नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश आया है। तो नंद वंश का जो संस्थापक था, शासक था, वो धनानंद था। कौन था? धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई है। ठीक है। अब उसके बाद एक ब्राह्मण की जो बात यहाँ पर चर्चा की गई है, वो ब्राह्मण कौन था? चाणक्य था। जो कौटिल्य थे वो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, कौन थे? वो एक ब्राह्मण थे। अब देखिए हुआ क्या आखिर, वो जानना है। राजा धनानंद ने चाणक्य को एक तुच्छ ब्राह्मण कहकर उनका अपमान किया था भरे दरबार में। ठीक है, यही बहुत बड़ी जड़ थी। जैसे जो महाभारत हुआ है तो कुंती ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, तो यही दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा रामायण छिड़ गया। द्रौपदी ने कहा, सॉरी कुंती ने नहीं, द्रौपदी ने कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बात यहाँ पर थी कि राजा धनानंद ने क्या किया था, जो ये ब्राह्मण थे चाणक्य जी, इनका बहुत अपमान किया था, भरे दरबार में इनको अपमानित किया, जिसका बदला इन्होंने लिया है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी विद्वान थे और उनका काफ़ी छोटी सी बात के लिए लेके उनका बहुत अपमान किया गया था। अपने इस अपमान का, अपने इस बार ये जो चाणक्य जी थे, अपने इस अपमान का चाणक्य के हृदय में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उसी दरबार में उन्होंने प्रतिज्ञा ली और कहा कि धनानंद को मैं सबक सिखा कर रहूँगा, तुम्हारा सब कुछ मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा पूरा साम्राज्य छिन जाएगा। ऐसा वहाँ से बोलकर वो वहाँ से पलायन कर गए थे और उस वक्त चले गए थे। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन इस कार्य में उन्होंने एक सच्चे, साहसी और निडर योद्धा की तलाश थी। जब वो चले तो गए वहाँ से बोल के, लेकिन तब उनके पास कुछ नहीं, लेकिन इसी खोज में वो एक सच्चा, एक साहसी, एक योद्धा खोज रहे थे। चाणक्य को ये सभी गुण चंद्रगुप्त मौर्य में शुरुआत में ही दिखाई दी। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उन्हें युद्ध की विद्या दी, वेदों की भी शिक्षा दी और उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया।
चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और इनका जो वास्तविक नाम है वो विष्णुगुप्त है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से स्टोरी के रूप में समझनी होगी। आप कोई भी चीज़ स्टोरी के रूप में समझोगे तो डंडन आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बेस्ट कर ले जाओगे आप, ठीक है। अब आ जाओ, कहते हैं कि चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया था चाणक्य ने, और उसी समय यह एक अभूतपूर्व कदम था कि गुप्तचरों के कारण उन्हें राज्य में जो कुछ भी बातें होती थी, जो कुछ भी हलचल होती थी, जो कुछ भी हालात हुआ करते थे ना, उसकी जानकारी चाणक्य को बड़ी आसानी से मिलती। क्योंकि चाणक्य देखो अच्छे थे, बहुत सारे लोग चाणक्य के समर्थक थे, जो चाणक्य के शिष्य थे, जो चाणक्य के अनुयायी थे, जो उनको मानते थे। तो वो राजा के द्वारा कोई चीज़ हो रही है, प्रजा के द्वारा कोई चीज़ है, राजमहल में क्या हो रहा है, कैसी हलचल हो रही है, क्या नई रणनीति बन रही, कि सारी जो गुप्तचरों के द्वारा जितनी भी जानकारी हुआ करती थी वो चाणक्य को उनके तरह आसानी से मिल जाया करती थी, जिससे चाणक्य जो है, वैसे चाणक्य बहुत चालाक चतुर थे, उसी के हिसाब से प्लानिंग करके अपने काम को और अच्छे से आगामी हर चीज़ के लिए तैयार रहा करते थे। आगे देखते हैं, आचार्य चाणक्य ने यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्तचरों के माध्यम से बहुत सहायता भी मिली थी, ठीक है। फिर शुरुआत में छोटे छोटे जो युद्ध हुआ करते थे उसमें चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो ये उतारने लगे थे युद्ध में, कि तुम जाके धीरे करके छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ना पहले सीखो, इतनी बड़ी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है। तो मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में कई गृह युद्ध को उकसाया और उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। अब ये बहुत राजनीति से सब कुछ हुआ था, एकाएक नहीं हुआ था। एक तो गुप्तचर बहुत सारे थे इनके, दूसरी बात जो उनके सिपाही थे, जो और भी सारे उनके अधिकारी थे, जो उनके मंत्रिमंडल में थे धनानंद के, उनको इन्होंने रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि राजा के साथ जितने मंत्रिमंडल में लोग होते सब सहमत नहीं होते, कुछ ना कुछ खुन्नस सबको रहती है। तो वो चीज़ें उस टाइम भी देखने को मिली थी कि सारे लोग हर चीज़ को नहीं फॉलो करते थे या हर चीज़ उनकी अनुयायी नहीं करते थे। तो ये ब्राह्मण को पहले से पता, चाणक्य को पहले से पता था कि ये बंदा जो है, अगर मैं इसको ब्राइब दूंगा तो ये इधर आ जाएगा। तो रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। और इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त, ऐसा नहीं है। फिर बाद में लड़ाई की, तो बस मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया, बाद में फिर लड़ाई हुई, बहुत कुछ राजनीति हुई, चंद्रगुप्त बड़ा हुआ, फिर उसके बाद धीरे करके कब्जा किया। जितने जो और राज्य थे धनानंद के, छोटे छोटे जो प्रांत थे, पहले उस पर कब्जा किया, एक पर दबदबा बनाया, फिर दूसरे फिर तीसरे, ऐसे लड़ते 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 जितने लोग थे टूटते चले गए, सैनिक खत्म होते चले गए, टुकड़ियाँ खराब होती चली गई और अंततः धनानंद हार गया, ठीक है, पूरा समाप्त हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कैसे हुआ क्या हुआ इसका डिटेल नहीं आता आपके एग्जाम में, इसकी डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो आएगी कौन था, कहाँ था, क्या था, क्यों हुआ, क्या क्या चीज़, स्टोरी पूरी ये थी। अब आइए कुछ और बातें जानते हैं। जो इतना मौर्य वंश के बारे में अभी आपको मैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, बहुत अच्छे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बहुत सारी बातें बताऊंगी, उनका पूरा परिचय बताऊंगी, उनकी लड़ाई के जितने साहब मतलब उनके जो भी चीज़ें थी वो सारी विजय बताऊंगी, काफ़ी बढ़िया उपलब्धियों के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करके बताऊंगी। चलिए, क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना। मैं कोर्स को लेके 2 क्लासेस अभी करते हुए इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे फेस्टिवल्स आगे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिर क्लासेस बंद होंगी, मतलब एक आध दिन रुकेंगी, फिर बहुत कुछ होगा, कभी मैं दिक्कत में रहूँगी, कभी कुछ दिक्कत रहेगी, तो इसलिए मेरे कोर्स कंप्लीट होने चाहिए। मेरा मोटो यही रहता है, मैं एक टू बैक नहीं ख़त्म करना चाहती, ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए। रिवीजन जो किया उसका बेस्ट है। अब देखो यहाँ पर है कि मौर्य वंश के जो भी इतिहास के स्रोत हैं उनको जानने के स्रोत क्या हैं। आपको नाम लिख क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश के इतिहास के जानने के स्रोत के नाम बताइए। तो इसको जानने के जो इतिहास के स्रोत हैं उनके जो नाम से पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य साहब की जो अर्थशास्त्र लिखी हुई इसमें बहुत कुछ है, पूरा उसी के बारे में है, तो हम उसको जब पढ़ते हैं तो हमको उनकी जानकारी बहुत हो जाती है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है, ये नाम आता है कि अर्थशास्त्र किसकी है, तो आप क्वेश्चन में बताएंगे कि कौटिल्य की है। ऑब्जेक्टिव में टिक करने को भी आता है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी, विशाखा दत्त की है, ये भी आपको टिक करने को आ सकता है, लिखने को भी आ सकता है। बहुत सारे अशोक के अभिलेख वगैरह रहे हैं जिनसे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ब्राह्मण के बहुत सारे साहित्य रहे हैं, बहुत सारे वेद रहे, पुराण रहे, वेदांग रहे, खूब सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और कालावेश अवशेष, इन सबसे बहुत कुछ जानकारियाँ हैं जो हमें मिलती हैं। और यूनानी लेखक के बहुत सारे वृत्तांत लिखे गए हैं, उनके द्वारा भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आकर रहे थे वहाँ पर, वो लोग अपनी जो किताबें लिख कर गए हैं उसमें हम जब पढ़ते हैं तो हमको वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो 3-4 आप याद रखो, सारे मत याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3-4-5 जरूर याद रखो। चलिए
अब इनका मैपिंग में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ इनका राज्य था। पहाड़ों से अगर देखेंगे 3 तरफा से घिरा था। हिमालय उत्तर में गंगा नदी के पास, पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पास सिंधु नदी, पश्चिम में अरब सागर। ये नक्शे में दिखाया है, देखो ऐसा है। ये देखिए, मैं इमेज पूरी ली हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जितना पिंक पिंक है, ये देखिए अब पूरा। ये क्या, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये मैप है फिलहाल, ये मौर्यन एम्पायर है। देख रहे हैं आप, उस समय मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था, कितना विशाल था। पूरा इंडिया कवर किया हुआ है फिलहाल के लिए, कुछ ही एरिया छूटा हुआ है, ये चोला वगैरह, पांड्या वगैरह का। देख रहे हैं आप, नहीं तो ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त था पूरा। इसीलिए भारत का प्रथम साम्राज्य को इसीलिए कहा, क्योंकि इतना विशाल, इतना बड़ा था ये। बाप रे बाप, आप देख लो, देख रहे हो। इसलिए मैंने ऐसा मैप ढूंढा है कि पूरा बहुत हाईलाइटेड है और सब कुछ एक माइंड मेकअप में रहे। सब कुछ इसमें पूरा घिरा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, सभी को दिख रहा है ना। चले आगे आइए, अब जानते हैं कुछ और चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसमें समझना है हमें। मौर्य साम्राज्य के जो इतने राजा वगैरह थे, सम्राट थे ना, इनके बारे में हमको खूब पढ़ना है। तो वो कौन कौन थे वो मैं आज बता दूंगी, फिर हर एक राजा के बारे में कल से बताऊंगी। तो यहाँ पे मौर्य राजवंश के राजा ने, तो पहला जिस राजा है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 323 डेट आज, मतलब जैसे 322 लिखा हो तो भी सही है, 23 लिखा हो तब भी अप्रॉक्स डेट मानी जाती है, सही मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का 323 से लेकर 298, ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये डेट आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, आएंगी। फिर बिंदुसार का शासनकाल जो है वो 298 से लेकर 227 ईसा पूर्व तक रहा है, 272 रहा है। सम्राट अशोक का जो रहा है वो 259 69 से लेके 69 है, सॉरी 69 से लेके 332 तक ईसा पूर्व तक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुणाल का रहा है, दशरथ का रहा है, संप्राप्ति का रहा है, शालिसुक का रहा है, देववर्मन का रहा है, सद्धौन का रहा है। किसी का भी नहीं याद रखना, ना कभी नाम पूछा जाता है, ना ही कभी इनकी डेट ऑफ बर्थ ही पूछी जाती है, कब तक कुछ नहीं पूछा जाता। ये वाला पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वो वृद्धत था, जो कि 1987 से लेकर 85 तक रहा। ये अंतिम राजा था, इसीलिए इसका नाम पूछा जाता है, बाकी ये किसी का नाम नहीं पूछा जाता है। तो मैं आपको इनका नाम यहाँ 3 लोग के, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका 3 का बताऊंगी और वृद्धत के बारे में बताऊंगी, वही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से खूब भर भर के प्रश्न बने, बाकी सेक्शन से उतने प्रश्न नहीं बने हुए हैं, ठीक है। फिर इनके जो है प्रशासनिक क्या रही है, और भी जो आर्थिक रही है व्यवस्था वो सब, सैनिक बल जो रहा है वो सब कला वगैरह क्या रही वो सब, पतन कैसे हुआ वो सब कुछ बताऊंगी, A to Z एवरीथिंग बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करके। आप लोग नोट्स इस साल, ये जो अभी इस साल मैं 2023 में पढ़ा रही हूँ, उससे आप लोग अपनी नोट्स बनाइएगा। जो बच्चे यूट्यूब से नोट्स बना रहे हैं वो क्लासेस से डायरेक्ट ये वाली से बनाएंगे, 22 वाली से नहीं बनाएंगे, क्योंकि चीज़ें आपको जैसे होता है कि हर बार नई चीज़ें पढ़ाई जाती है, नई तरीके से बताया है सिलेबस वही, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बहुत नई अलग अलग, क्योंकि हर चीज़ हर बार जब आप नया कोई चीज़ पढ़ रहे, तरीका पढ़ रहे देख रहे हो, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो बढ़ते जाओ, समझते जाओ, उसी से नोट्स लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की क्लास कैसी लगी सारे बच्चे कमेंट, जितने भी बच्चे आए हुए हैं ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर कल, ढेर सारी क्लासेस बातें जो भी जो है टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, लिखेंगे, मस्ती करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।